हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो नया किताब आ गया है विज्ञान का, जिसका नाम है जिज्ञासा विज्ञान। तो आज हम लोग जिज्ञासा विज्ञान का तीसरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में पूरा चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी में जितना भी पॉइंट्स दिया गया है उसको हम लोग आसान भाषा में एकदम सिंपल वे में आपको बताएंगे, जिससे सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। स्वास्थ्य क्या होता है, बीमारी कैसे फैलता है, कौन सा सूक्ष्म जीव जो होता है वो बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, अपने लाइफ से रिलेटेड पढ़ेंगे, अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग बीमार होते हैं, कैसे बीमार नहीं होंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दो चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर क्लास 8 का जो नया किताब आ गया है जिज्ञासा विज्ञान अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं प्ले लिस्ट का, वहां से जाके आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पूरा कर लीजिए। तो हर एक चैप्टर का थ्योरी मिलेगा, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और हर एक चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो भी मिलेगा, और जो चैप्टर में आपका प्रश्नवाली दिया गया है उसको भी हम करा रहे हैं। तो सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। इसीलिए अगर आप साइंस, एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान और मैथ को पूरा करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम लोग समझेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो चैप्टर का नाम ही है स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि। मतलब अगर आप किसी से बात कीजिएगा तो देखिएगा बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, बीमार है, चल नहीं सकता है, पैसा तो है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। या कोई भी आदमी हो, जब वो हॉस्पिटल जाता है, जब वो बीमार हो जाता है, जब उसको सुई लगता है, जब वो बेड पे चला जाता है, तब उसको समझ में आता है जो स्वास्थ्य जो है वो कितना बड़ा धन है। तो अगर आप बीमार नहीं हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, तब सारा चीज का मजा लेते हैं, खाने का, पीने का, बात करने का, घूमने का। लेकिन जब आप बीमार हो जाते हैं ये सारा चीज करने का मन नहीं करता है। खास तौर पे जब आप 10 दिन 15 दिन भर्ती हो जाते हैं, बेड पे चले जाते हैं, रेस्ट में चले जाते हैं, ये सारा जो दुनिया का मजा है खत्म हो जाता है। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग समझते हैं स्वस्थ होता क्या है और कैसे हम लोग बीमार होते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य है क्या। तो किसी को हम लोग देखते हैं ना, बोला अरे बहुत आदमी फिट आदमी है, बहुत स्वस्थ है, तो कैसे आप कहते हैं? बॉडी देखते हैं ना, देखते हैं तगड़ा है, फिट है। लेकिन विज्ञान कहता है कि केवल बॉडी देखकर आप स्वस्थ नहीं कहिए। हो सकता है बॉडी वॉडी फिट हो लेकिन दिमाग में उसका बहुत प्रेशर हो, बहुत टेंशन हो। तो कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई आदमी तबे स्वस्थ कहलाएगा जब उसके शरीर में कोई बीमारी न हो, शरीर में कोई बीमारी नहीं हो। दूसरा, मानसिक बीमारी भी नहीं हो, मानसिक तनाव भी नहीं हो। तीसरा, वो समाज से जुड़ा हुआ है। एक आदमी है जो बॉडी से फिट है लेकिन दिमाग उसका फिट नहीं है, टेंशन में रह रहा है, हड़बड़ाहट में रह रहा है, तो विज्ञान बोलेगा भैया ये स्वस्थ आदमी नहीं है। कोई आदमी ऐसा भी है, दिमाग भी ठीक है, बॉडी भी ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक है, लेकिन एकदम अकेला रहता है, चुपचाप रहता है, किसी से बात नहीं करता है, हंसता नहीं है, तो विज्ञान बोलेगा वो भी स्वस्थ आदमी नहीं है। तो विज्ञान के अनुसार स्वस्थ आदमी वही है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। भैया बॉडी भी फिट होना चाहिए, दिमाग भी फिट होना चाहिए और समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लोगों से बात करे, लोगों में घुल मिल कर रहे, तबे उस व्यक्ति को, उस आदमी को हम लोग बोलेंगे स्वस्थ आदमी ना। हमेशा गुस्सा कर रहा है, हमेशा चिड़चिड़ापन है, तो स्वस्थ आदमी नहीं है। केवल बॉडी नहीं देखना है, बॉडी यह है दिन भर गुस्सा कर रहा है, हंसता नहीं है, ऐसा लगता है हमें तो मुंह पर 12 बजा रहता है। बहुत सारा लोग होता है ना, बहुत सारे लोग को देखिएगा एकदम लगेगा मुंह पर 12 बजाया, गजब हाल है भाई,
कितना दिन का जिंदगी। ठीक है कभी टेंशन होता है, तो सबको होता है, लेकिन एक आदमी को जब भी देखिएगा एकदम चेहरा पर एकदम मतलब उदासी छाया रहेगा, हमेशा उसके मुंह पर 12 बजा रहेगा, किसी से बात करना चाहेगा ही नहीं। ऐसा आपके आसपास भी होगा। अब स्वस्थ कैसे रहे? तो स्वस्थ रहने के लिए 4 चीज बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा खाना खाना। अच्छा खाना का मतलब ही नहीं है महंगा खाना खाना। अच्छा खाने का मतलब है भैया आपको दाल चावल खाना है, साग सब्जी पूरा लेना है, मीट मछली खाना है, मतलब एक संतुलित आहार लेना है। एक ऐसा आहार, एक ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन भी आ जाए, आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिले, विटामिन भी मिल जाए, थोड़ा फैट भी आ जाए। तो वैसा खाना आपको लेना है जिससे पूरा शरीर का पूरा मरम्मत हो जाए, शरीर को पूरा ऊर्जा मिल जाए। तो वैसा खाना आपको खाना है, बाजार वाला खाना नहीं खाना है, बर्गर पिज्जा नहीं खाना है, चाट पकौड़ा नहीं खाना है, ठीक है। तो घर का खाना हम लोग को खाना चाहिए। घर का ही तो नहीं खा रहे तो हम लोग बीमार हो जा रहे हैं, बाहरी खाना ज्यादा खा रहे हैं। कभी कभी खाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर का खाना खाइए, जो कंपनी वाला है, जो पैकेज वाला है, वो खाना मत खाइए। तो पहला हो गया आपको संतुलित खाना खाना है। क्या खाना है? संतुलित और पौष्टिक आहार आपको लेना है, पहला काम हो गया। दूसरा काम है भैया जी आपको एक्सरसाइज करना है। खाना वाना खा लिए, कोई खेल कूद कर लीजिए, खेल कूद नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए दौड़िए, कोई ना कोई व्यायाम आपको करना पड़ेगा। योगा कीजिए, सबसे बेस्ट। सुबह सुबह उठिए योगा कीजिए। हम भी स्टार्ट कर दिए हैं योगा, सुबह सुबह हम भी योगा कर लेते हैं। दौड़िए, चलिए। और आप बच्चे हैं खेलिए। अब तो तुम लोग खेलता नहीं है, खाली दिन भर मोबाइल लेके पबजी फ्री फायर करता है, ऐसे ऐसे हाथ भाजते रहता है। लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग पूरा बैट बॉल लेके, गुल्ली डंडा लेके, फुटबॉल लेके कभी निकल जाते थे लोग, कभी वॉलीबॉल खेल लेते थे, कभी बैडमिंटन, क्रिकेट तो मतलब डेली हम लोग का शाम को खेलते ही थे। और संडे को तो दिन भर, संडे को तो निकलते थे तो पता ही नहीं चलता था कहाँ गए हम लोग। सुबह में संडे को निकले एकदम शाम को पूरा क्रिकेट खेल उल के दूर थोड़ा जाते थे लोग, पूरा क्रिकेट खेल उल के तब आते थे। तुम लोग वैसा जीवन कहाँ जिएगा, खाली मोबाइल में रहता है ऐसा। हम लोग समय में मोबाइल नहीं था, ऊपर वाले का शुक्रिया है जो उस समय मोबाइल नहीं था, टीवी था, टीवी कभी कभी देखते थे लोग ना। और जैसे ही खेल का समय होता था खेलने चले जाते थे लोग। आज संडे को पूरा फुल भोर में ही 4 बजे भोर में ही हम लोग निकल जाते थे खेलने, पूरा पिच विच पूरा तैयार कर उड़ के एक दिन पहले ये हम लोग निकल जाते थे। तो दूसरा जो है आपको व्यायाम करना है ना। तीसरा चीज है जी आपको अच्छा नींद लेना है। बहुत लोग क्या करता है, काम की धुन में सो नहीं पाता है। अगर आप 7 से 8 घंटा नहीं सो पाइएगा तो दिमाग रेस्ट में नहीं जाएगा, तो दिन भर आपका खराब हो जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, बॉडी सही से काम नहीं करेगा। तो सही से आपको सोना है पूरा कंप्लीट। चौथा आपको याद रखना साफ सुथराई, स्वच्छता पर ध्यान रखना है भाई। क्या अगर स्वच्छ नहीं रहेगा तो बहुत सारा बीमारी होगा। खाना अच्छा खाइएगा लेकिन स्वच्छ खाना नहीं खाइएगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, नहाइएगा नहीं, फ्रेश नहीं रहेगा, हाथ नहीं धोइएगा, तो बहुत सारा इन्फेक्शन, बहुत सारा बीमारी आपको लग जाएगा, होता ही है ना। जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में आदमी जल्दी क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि वहां पे दवा चलता है, उसके बाद साफ सुथरा ही रहता है। खाना मार्केट का हम लोग नहीं खाते हैं, तो हॉस्पिटल में ये मत समझिए खाली दवा से आप ठीक हो रहे हैं। हॉस्पिटल में जाने पर भाई बाहरी चीज हम लोग नहीं खाते हैं, पका हुआ चीज खाते हैं। दूसरा कोई रिश्तेदार भी आएगा तो फल फ्रूट लेके आएगा। अब कोनो हॉस्पिटल में होगा, कोनो मिठाई लेके जाएगा। ऐसे हम लोग मेहमानदारी जाते हैं, कहीं पे जाते हैं रिश्तेदारी में, तो क्या लेके जाते हैं? मिठाई लेके जाते हैं, एक से एक मिठाई लेके जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं नहीं, लेके जाते हैं फल लेके जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि फल से वो ठीक होगा, मिठाई उसके लिए सही नहीं है। और हॉस्पिटल में पूरा दवा चलता है, पूरा साफ सुथरा रखता है, तो जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है, मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। उसके बाद अब जो है ये सब चीज जो बोले हैं उसका तो ध्यान रखना ही है। उसके बाद एक नया चीज जो है, ये हम लोग के समय में नहीं था, ये वाला तो पहले भी था। शराब वराब का सेवन तो करना ही नहीं है, सिगरेट उगरेट नहीं पीना है।
उसके बाद मोबाइल वाला। अब जो लड़का है दिन भर मोबाइल में लगा हुआ है, मतलब इतना मोबाइल में घुस जाता है जो सुन नहीं पाता है सब। कल एक बगल में लड़का था, सब मोबाइल देख रहा था, हम उसको चिल्लाते रह गए बाहर से, लेकिन सुना नहीं, एकदम घुस गया। तब जाके लगा झटका मारे, तब बोला हर भाग, क्या सर? बोले क्या सर बेटा, 10 मिनट से चिल्ला रहे हैं, फ्री फायर खेल रहा था, एकदम डूब जाता है। अच्छा, सबसे खतरनाक तो ये वाला चीज है, जो नशीला पदार्थ का सेवन, सिगरेट हो गया ना, शराब हो गया, ये सब तो मतलब सबसे खतरनाक चीज। इसमें अगर कोई चला गया तो फिर वापसी नहीं, पूरा खत्म, अपने आप को खत्म करेगा और पूरा अपने परिवार को भी खत्म कर लेता है। गाँव इस समय हम लोग देखते करते हैं, एगो अगर पियकर निकल जाता है पूरा घर तबाह हो जाता है, बेटा को गरियाएगा, बेटी को गरियाएगा, जो पत्नी है उसको गरियाएगा, माँ बाप को गरियाएगा, पूरा को डिस्टर्ब कर रख देता है। गाँव इस समय ज्यादातर देखिएगा, एक फैमिली में, परिवार में अगर पिया हो गया पूरा सत्यानाश कर देता है। तो सबसे बुरा चीज तो ये है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग अस्वस्थ है भैया, हम लोग बीमार हैं, कैसे जानेंगे? तो देखिए, ऊपर वाले जो हम लोगों का शरीर बना है ना, बहुत सिस्टम से बना है, सब अपने आप काम करता है। आपको खाना डालना है, उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा उसका पाचन ओचन ऊर्जा सारा चीज हो जाएगा। सांस लेना भी नहीं है, सांस अपने आप लिया जा रहा है। तो ऊपर वाले हम लोग का ऐसा मशीन बनाए हैं जो ऑटोमेटिक काम करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खाना आपको खोज लेना है और खा लेना है। खाना भी क्या है, उपलब्ध है, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी में दिन भर हम लोग लगे हुए हैं, पैसा कमाए, घर बनवाए, अच्छा अच्छा खाना खाए, कपड़ा पहने, गाड़ी हो जाए। तो हम लोग बीमार जब होते हैं तो कैसे पता चलता है? तो शरीर जो है कुछ आपको लक्षण दिखाता है, कुछ संकेत देता है। जैसे आप चल रहे हैं, बीमार कब हम लोग महसूस करते हैं? भैया ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दर्द होने लगा तो चेकअप कराते हैं, भैया काहे दर्द हो रहा है। कोई चीज फूल गया तो चेकअप कराते हैं, भैया काहे फूल गया, कोई बीमारी तो नहीं है। बुखार आ गया तो अब आप चेक कराते हैं, कहीं दर्द हो रहा है तो अब आप चेक कराते हैं, फुंसी उनसी घाव निकल गया तो अब आप चेक कराते हैं। तो बॉडी जो है, अगर बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कुछ खराबी आता है, कुछ बीमारी आता है, तो वो संकेत देता है। तो कुछ ऐसा होता है जिसको आप माप सकते हैं, कुछ को नहीं माप सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, ये भी क्या है, बीमारी का संकेत है। बीमारी समय क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई, कभी लो हो जाता है। तो कुछ ऐसा संकेत है जिसको माप सकते हैं। जैसे बुखार आ गया, बुखार अब कितना है। तो जब भी शरीर हमारा अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो कुछ संकेत देता है जिसको हम लोग माप सकते हैं। तो संकेत जो होता है उसको माप सकते हैं, लेकिन जो लक्षण होता है उसको नहीं माप सकते हैं। संकेत में जैसे बुखार आएगा बॉडी में, ठीक है, दाना निकलेगा, ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप जो है हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं, इसको आप माप सकते हैं। उसके बाद बॉडी में अगर बीमारी आता है, कुछ रोग आता है भैया, तो कुछ लक्षण आपको दिखेगा। जैसे दर्द होगा, दर्द को थोड़े मापेगा, कितना दर्द है, ये नहीं बोलेगा ज्यादा दर्द है, कम दर्द है ना, बहुत ज्यादा दर्द है, कम दर्द है। कम दर्द में तो आदमी झेल लेता है, ज्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। थकान हो गया, थकान हो गया, इसका मतलब आप बहुत सारा काम करने पर भी थकान हो जाता है। या ऐसा भी होता है जब आप बीमार हो जाते हैं तो कुछ ही काम करते हैं, कम ही काम करते हैं और थकने लगते हैं, तो जल्दी आप थक जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कुछ ना कुछ आपको बीमारी है। उसके बाद चक्कर वक्कर आने लगता है तो भी हम लोग स्वस्थ नहीं है, कुछ ना कुछ बीमारी है। या वजन एकाएक घटने लगा, वजन घटते जा रहा है, आप खूब खा रहे हैं, देह में नहीं लग रहा है, वजन घटते जा रहा है, इसका मतलब आपका शरीर जो है स्वस्थ नहीं है। तो जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो हमारा बॉडी जो है कुछ लक्षण देता है और कुछ संकेत देता है। लक्षण को हम लोग महसूस कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, जबकि जो संकेत होता है जैसे बुखार हो गया, दाना हो गया, इसको हम लोग माप सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो जब भी बीमार होंगे तो हमारा बॉडी क्या देगा, हमारा शरीर लक्षण देगा, कुछ संकेत देगा। अब हम लोग पढ़ेंगे
रोग होने का कारण क्या है, हम लोग बीमार कैसे होते हैं। तो हम लोग ये जान गए जो स्वस्थ होता क्या है। स्वास्थ्य अगर खराब होता है, मतलब अगर हम बीमार पड़ते हैं तो क्या क्या संकेत होता है, क्या क्या लक्षण होता है। अब हम लोग जानेंगे हम लोग बीमार क्यों होते हैं, क्या कारण है बीमार होने का, बीमारी क्यों होता है हम लोगों को। तो देखिए रोग क्या है आपको अभी बता दिए। आपको कोई बोलेगा कि भैया आप बीमार हैं, क्यों बीमार है भैया। बीमारी का मतलब है, रोगी का मतलब है कि आपका शरीर का जो कार्य है, जो काम है वो सही से नहीं कर रहा है। तो जब हमारा शरीर सही से काम नहीं करता है तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं रोग। क्या बोलते हैं, रोग। आपके शरीर में रोग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है जो आपका जो शरीर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, जिस तरह काम करना चाहिए नहीं कर रहा है। पाचन प्रक्रिया हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, चक्कर आ रहा हो, बुखार आ गया हो, कहीं पे सूजन हो, कहीं पे घाव हो गया हो, तो ये सब क्या है, आपका रोग है। अब रोग का कारण क्या है, कैसे हम बीमार होते हैं। तो ध्यान से देखिए, बीमार होने का बहुत सारा कारण है। सबसे बड़ा कारण जो है सूक्ष्म जीव, जीवाणु से ना, जिसको हम लोग कीटाणु बोलते हैं। कीटाणु में बहुत सारा आ जाएगा, जीवाणु से, विषाणु से, ठीक है, प्रोटोजोआ से। ये सब हम लोगों को क्या करता है, बीमार कर देता है। ये कैसे बीमार करता है, तो हम लोग गंदा वाला जगह पे जाते हैं, गंदे चीजों को छूते हैं और हाथ को साफ नहीं करते हैं। उस गंदे जगह पर कीटाणु होता है जो हमारे हाथों में आ जाता है और इसी हाथ से हम लोग खा लेते हैं। तो वो भोजन में चला जाता है, अंदर चला जाता है, हम लोगों को बीमार कर देता है। या कोई छींक रहा है, अब छींक रहा है, उसको बीमारी है सर्दी खांसी, छींक रहा है, वहां से विषाणु निकला, ऐसे सूंघ लिए। अब आसपास जितना लोग था उसमें से ज्यादातर लोग क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। एक बार जब बुखार आता है, मौसमी बुखार, सबको लपेट लेता है कि नहीं। हमको ऐसे ही घर में लोग दूरे रखता है, हमको बुखार हुआ सबको पड़ जाता है, हमको कुछ होता है सब पड़ जाता है, इसलिए लोग अलग ही रख देता है। तो देखिए घर में कौन किसी को बुखार उखार होगा, कुछ होगा तो उसको अलग ही रखा जाए, भाई अलग रहा तो सब पढ़ा देगा। चेचक कोचक जो आता है, छोटी माता, वो एक रग होगा सबको रग पटा देगा। तो बहुत सारा बीमारी होता है जो बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो ये बीमारी जो हो रहा है गंदगी की वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, मतलब कीटाणु की वजह से हो रहा है, जिसको हम लोग सूक्ष्म जीव बोलते हैं। जैसे विषाणु, प्रोटोजोआ, आपको पहले वाला चैप्टर में पढ़ाए थे, जो दिखता नहीं है। अब हाथ पे दिखेगा नहीं, इतना छोटा है, लेकिन खाना खाएगा तो चल जाएगा। इसीलिए हाथ को हम लोग बार बार धोते हैं। अगर हाथ को आप अच्छा से धो लिए तो बीमार होने का चांस जो है बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए कहीं पे भी आप लोगों को देखेगा वो हाथ धोकर ही खाएंगे। बच्चे तो मानते नहीं है, लेकिन मानिए। उसके बाद दूसरा होता है, अगर आप सही खाना नहीं खा पाए, केवल चावले खा रहे हैं, केवल रोटियां खा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहा है, चिकन मटन नहीं खा रहा है, अंडा नहीं खा रहा है, तो आपके शरीर में कुछ कमी हो जाएगा। तो शरीर में जब आपका पोषक तत्व का कमी हो जाएगा तो आप बीमार हो जाइएगा। जैसे विटामिन ए का कमी हो जाएगा तो आपके अंदर रतौंधी हो जाएगा, आंख में बीमारी हो जाएगा। विटामिन सी का कमी हो जाएगा तो स्कर्वी हो जाएगा, मसूरा उसूरा से खून निकलने लगेगा। आयोडीन का कमी हो जाएगा तो घेंगा रोग हो जाएगा। तो पोषक तत्व का अगर कमी हो जाए, आप सही से खान पान नहीं कीजिएगा तो उससे भी बीमारी हो जाएगा। और ज्यादा गलत खाना खा लीजिएगा तो उससे भी बीमारी हो जाएगा। खाली बाहरी चीज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पेटिस खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, सब मैदा वाला चीज खूब ठूस ठूस के खा रहे हैं, फूले जा रहे हैं, फूले जा रहे हैं, तब भी आप क्या होगा, बीमार होइएगा। आजकल देखिए सबको ब्लड प्रेशर का बीमारी है, शुगर का बीमारी है, हार्ट का बीमारी है। ये अब एकदम जीवन के साथ चलते जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग लाइफ स्टाइल अब गलत अपना लिए, ज्यादातर लेटे हुए हैं, घूम नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं, इसी वजह से। तो ये सब कारण हो गया आपका बीमार होने का। अब हम बात करेंगे रोग का प्रकार। तो रोग जो होता है दो प्रकार का होगा। एक ऐसा रोग होगा जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, और कुछ ऐसा रोग होगा
जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। जैसे अगर किसी को सर्दी खांसी हो जाए, मौसमी वाला जो सर्दी खांसी, मौसम बदलने पर जो है, एक गुड़ा को घर में होता है, सबको हो जाता है। एक बार छींकेगा, छींकेगा, फैलेगा, जो गुड़ा उसके कांटेक्ट में आएगा हो जाएगा। अगर 10 वो आदमी घर में है तो लगभग एक बार बुखार आएगा, मौसमी बुखार, लगभग 7 गुड़ा 8 गुड़ा को वो बुखार ला देगा। 1-2 गुड़ा बच जाता है, वो डिपेंड करता है आपका बॉडी का लड़ने का क्षमता कितना है। बॉडी आपका मजबूत है, प्रतिरक्षी तंत्र जो है अच्छा है, मजबूत है, तो आपको नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो कमजोर होता है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं। उसी तरह आप देखिएगा, टीबी हो गया, ये भी फैलता है। चेचक हो गया, चेचक कितना जल्दी फैलता है, एक गोड़ा को धरेगा, बहुत सारे लोग को चेचक होने लगता है। गांव में बहुत सारा, एक बार चेचक आएगा, बहुत सारे लोगों को चेचक हो जाता है। तो बहुत सारा बीमारी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। चेचक हो गया, फ्लू हो गया, फ्लू मतलब सर्दी खांसी। कोविड जो आया था, कोविड, ये भी एक तरह का फ्लू है, मतलब छींक छाक वाला बीमारी है। तो कोविड भी क्या होता है, कितना तेजी से फैल रहा था, हवा से फैल रहा था, कांटेक्ट में सटिएगा आदमी में। तो एक आदमी से दूसरे आदमी में जो रोग फैलता, कैसे फैलता है? छूने से फैल जाएगा, छींकने से फैल जाएगा, उसका अगर कपड़ा तौली इस्तेमाल कीजिएगा उससे फैल जाएगा, उसके साथ सोइएगा रहिएगा उससे फैल जाएगा। तो ऐसा रोग जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, उसको हम लोग बोलेंगे, याद रखिएगा, संचरणीय रोग। संचरणीय रोग ऐसा रोग जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। टाइफाइड हो गया, फैलता है। डेंगू हो गया, मच्छर के द्वारा फैलता है। फ्लू हो गया, चेचक हो गया, ज्यादातर बीमारी आप देखिएगा फैलता है। एक आदमी को होगा, फिर दूसरे आदमी को हो जाएगा। इसीलिए कोई अगर आदमी बीमार है तो वहां पे लोग जो है मास्क लगा के जाता है, सावधानी बरतता है, उसके कांटेक्ट में नहीं आता है। तो ऐसा रोग जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, वैसे रोग को हम लोग बोलेंगे संचरणीय रोग। कुछ ऐसा भी रोग है जो एक ही आदमी में रहेगा, उसके साथ आप सटिए, बैठे रहिए, हाथ मिलाइए, यह रोग नहीं फैलेगा। जैसे कैंसर हो गया ना, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, एक आदमी को कैंसर हो गया तो सटेंगे या उससे बात करेंगे या उसके साथ खाना खाएंगे तो हमको भी कैंसर हो जाएगा, यह बात गलत है। तो कैंसर जो है अगर किसी आदमी को है तो उसी आदमी को होगा, दूसरे आदमी को नहीं होगा। दूसरा आपका मधुमेह, डायबिटीज, जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं, ये बीमारी होगा तो उसी आदमी को होगा, दूसरे को नहीं होगा। उसी तरह दम्मा, जिसको हम लोग अस्थमा भी बोलते हैं, यह बीमारी जिसको होगा उसी को होगा, यह बीमारी फैलेगा नहीं। हृदय रोग, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप ही को होगा, वो फैलेगा नहीं। उसी तरह हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये सब बीमारी जो है जिसको होगा उसी को होगा, वह एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलेगा। तो ये गिन के है, ठीक है। तो ऐसा रोग जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है, वैसे रोग को हम लोग बोलेंगे असंचरणीय रोग। ये जो रोग होता है ना, ये हमारे खाने पीने से, लाइफ स्टाइल के कारण होता है। सही से अगर आप नहीं खाना खाइएगा या गलत खाना खाइएगा, एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो ये सब रोग हो जाता है। इसका तो कोई खास कारण नहीं है, इसका बहुत सारा कारण है। बाकी जो है आपका मधुमेह हो गया, अस्थमा हो गया, हृदय रोग हो गया, रोग का तो देखिए, रोग का एक्चुअल में देखिएगा तो कोई कारण नहीं है, किसको कौन सा रोग हो जाए कोई नहीं जानता है। बहुत आदमी स्वस्थ रहता है, एकाएक बीमार हो जाता है, बहुत आदमी इधर उधर भी रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी ज्यादातर देखिएगा, साफ सुथरा लोग अगर रहेगा तो उसको कम बीमारी होगा, सही से खाइएगा तो कम बीमारी होगा, ठीक है। अब बीमारी का कोई फिक्स नहीं है किसको क्या हो जाए, कोई स्वस्थ ही रहता है, बीमार हो जाता है, ठीक है। तो इसका प्राकृतिक है, कोई फिक्स नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है, ठीक है, अच्छा खाना खाना, साफ सुथरा रहना।
तो असंचरीय रोग ऐसा रोग होता है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है, या जीवन शैली, आहार और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण गंदा अगर पर्यावरण में है, जैसे दिल्ली में जाके देख लीजिए ना, वहां पे वायु प्रदूषण कितना है, बहुत ज्यादा है। तो वायु प्रदूषण के कारण आप जल्दी तो नहीं बीमार होइएगा, लेकिन धीरे 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 आपका जो शरीर का अंग है वो खराब होने लगेगा, खास तौर पे जो सांस वाला अंग है। सही खाना नहीं खाइएगा तो ये सब बीमारी एक एक नहीं आएगा, एक उम्र पे आएगा, आपका बॉडी सही से काम नहीं करेगा। तो समझ गए, असंचरीय रोग जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है उस रोग को असंचरीय रोग बोलेंगे। संचरीय रोग जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है उसको हम लोग संचरीय रोग बोलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। असंचरीय रोग में फिक्स है, बस कैंसर आपको कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी शुगर किसी को एक को होगा दूसरे को नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया दमा, एक को होगा दूसरे को नहीं होगा। हृदय रोग एक को होगा दूसरे को नहीं होगा। डिप्रेशन, ठीक है, एक को होगा दूसरे को नहीं होगा। हाइपरटेंशन एक को होगा दूसरे को नहीं होगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब यह जो संचरीय रोग है, आपको बता दिए संचरीय रोग जो है वो कीटाणु से हो रहा है, लेकिन जो असंचरीय रोग है जो एक दूसरे से नहीं फैलता है वो आपके खाने पीने से और आपके जीवन शैली के कारण हो रहा है। तो संचरीय रोग जो है वो कैसे फैलता है उसको देखते हैं। तो जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, तब यह फैल जाता है हवा के द्वारा। दूसरा, आप किसी से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, उसके साथ बैठते हैं, सोते हैं तो फैल सकता है। तीसरा है आपका कोई संक्रमित वस्तु को छू दिए, कोई बीमार है, मोबाइल चला रहा है, उस मोबाइल को आप छू दिए, वो खाना खा रहा है, उस बर्तन में आप खा लिए, तो ये बीमारी फैल जाता है। अच्छा, ये भी है, बहुत लोग बोलते हैं हम तो साथ में खाए, हम बीमार नहीं हुए हैं, वो साथ में खाया था वो बीमार हो गया, या वो खाया भी नहीं बगल में था बीमार होता है। देखिए एक्चुअली आपका बॉडी कितना मजबूत है ये मेन है। आप उसके साथ खा रहे हैं, बैठ रहे, बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा, अच्छा रहेगा, साइड से ही रहिए। लेकिन कभी अगर आप करते हैं फिर भी आप बीमार नहीं पड़ते, इसका मतलब आपका जो, ठीक है, अंदर से बीमारी लड़ने का जो क्षमता है वो अच्छा है, मजबूत है, इसलिए आप बीमार नहीं हुए। अब एक ही जगह पे, एक ही गंदगी पे बहुत सारे लोग हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई बीमार नहीं होता है। तो कोई ऐसा जगह है जहां पे बहुत गंदगी है, नाली है इधर उधर, वहां पे जो लोग रहता नहीं बीमार होगा, क्योंकि वो ढल चुका है, उसके अंदर वो क्षमता आ चुका है बीमारी से लड़ने का। लेकिन अगर आप जाइएगा तो आप बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो क्षमता आपके अंदर बिल्डअप नहीं हुआ है, वो आदी हो चुका है। लेकिन आप आदी नहीं हुए, आप जाएगा तो तुरंत बीमार हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप भी गंदगी में रहने लगेगा, आप भी मजबूत हो जाएगा। तो माहौल के ऊपर है। अब कहीं पे ठंडा इलाका है, वहां पे आदमी रहेगा तो उसको सर्दी खांसी ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन आप जाएगा तो बीमार हो जाएगा। कहीं पे गर्म इलाका है, ठंडा वाला आदमी वहां पे आ जाए, लू लग जाएगा उसको, क्योंकि वह उसका आदी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपका बॉडी जो है आदी है कि नहीं है। दूषित भोजन अगर कर लेते हैं, मच्छर ओछर मक्खी उखी उस पर बैठ गया, अलग जगह से कीटाणु उटाणु ला के उस पर रखा है, तो इस तरह ये बीमारी आपका संचरीय रोग फैलता है। बचाव आपको बता दिए हैं, खाने से पहले या बार बार हाथ धोते रहिए। गंदा इलाका से अगर गुजर रहे, मजबूरी है, या किसी बीमार आदमी से मिल रहे ना, और फैलने वाला रोग है तो मास्क लगा लीजिए। अगर आप बीमार हो गए हैं, चेचक हो गया, चेचक होता है तो देखते हैं, तो साइड कर दिया जाता है, क्योंकि उसको होगा तो सबको फैल जाएगा। तो कोई ऐसा रोग होगा जो फैल सकता है तो थोड़ा सा बेड वोड अलग कर दिया जाता है, चादर उधर अलग कर दिया जाता है, ताकि दूसरा कोई बीमार नहीं हो। वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उसको स्वच्छ भोजन दिया जाता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। अब हम लोग बात करेंगे ऐसा रोग, ऐसा बीमारी जो वायु के द्वारा फैलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हवा के द्वारा फैलता है। एक ऐसा भी रोग होगा जो जल के द्वारा फैलता है। कुछ ऐसा भी रोग होगा जो मच्छर के द्वारा फैलता है।
तो चलिए जानते हैं। अब देखिए, याद रखिएगा, ये जो भी संचरीय रोग है, याद रखिएगा, संचरीय रोग जो भी है वो किसी न किसी सूक्ष्म जीव के कारण ही होगा, किसी विषाणु के कारण, किसी जीवाणु के कारण, ठीक है, किसी वह कवक के कारण या किसी वह प्रोटोजोआ के कारण ही होगा। संचरीय रोग जब भी होगा सूक्ष्म जीव के कारण होगा। सूक्ष्म जीव पहला वाला चैप्टर में, मतलब इससे पहले वाला जो सेकंड चैप्टर था उसमें पढ़ा दिए थे, उसको अच्छा से कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग रोग देखेंगे जो हवा के द्वारा फैलता है, और हवा के द्वारा जो फैलता है ना बहुत खतरनाक होता है। मतलब मोहल्ला में किसी को हो जाएगा तो पूरा मोहल्ला में फैल जाएगा। एक है छूने वाला, तो चलिए भाई छुएंगे, उसके नजदीक जाएंगे तब ना होगा। एक हवा द्वारा, उसको हुआ और हवा के द्वारा वो फैल गया। जैसे सर्दी जुकाम जो है घर में या मोहल्ला में एगुड़ा को होगा, पूरा मोहल्ला फैल जाता है, पूरा घर में फैल जाता है। ये सब जो यहाँ पे लिखे हैं आपका सर्दी जुकाम है तब, या जो चिकन पॉक्स होता है जिसको हम लोग छोटी माता भी बोलते हैं, ये हो तब, या खसरा हो तब, या क्षय रोग, मतलब जिसको टीबी हम लोग बोलते हैं, टीबी को क्षय रोग बोला जाता है। ये सभी रोग जो है वो आपका किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। और ये सभी जो होगा, बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, उसका कारक कौन है? विषाणु। विषाणु द्वारा हो रहा है। सर्दी जुकाम या जो कोविड हुआ था विषाणु के द्वारा, टीबी विषाणु के द्वारा, खसरा विषाणु के द्वारा, या छोटी माता जो आता है चिकन पॉक्स, वो भी क्या होगा? विषाणु के द्वारा। इस सब में लक्षण है, अलग अलग लक्षण आपको दिखेगा। सर्दी खांसी होगा तो जन्म करता नाक बहने लगेगा, खांसी होगा बुखार आ जाएगा। छोटी माता जब आएंगी तो यहाँ पे फुंसी, बड़ा बड़ा फुंसी फोड़ा निकल जाता है, खुजली होने लगता है, पूरा देह छनछनाने लगता है। खसरा होगा, बुखार आएगा, गले में खराश होगा, लाल चकता आएगा। टीबी होगा तो आपको खूब खांसी होगा, बुखार होगा, और बहुत जल्दी आप थक जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही होता है भाई, सब बीमारी होता है तो दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारा दवा लिखता है, उसको खाते हैं, हम लोग ठीक हो जाते हैं। अब टीबी से पहले लोग मर जाते थे, बहुत खतरनाक बीमारी था, लेकिन अब जो है इसका इलाज आ चुका है। ठीक है, एक लंबा इलाज चलता है और टीबी से भी लोग ठीक हो जाते हैं। चिकन पॉक्स से भी पहले जो था, छोटी माता बहुत बड़ा बड़ा होता था चिकन पॉक्स, उससे भी लोग मर जाते थे। अब इसका भी सिंपल इलाज हो गया है ना, नींबू पत्ता पर सोया जाता है ताकि इन्फेक्शन नहीं फैले। खूब साफ सुथरा, इसमें तो चिकन पॉक्स में छोटी मात्रा में बहुत साफ सुथरा रखा जाता है, डिटोल उटोल से नवाया जाता है मरीज को। तो ये याद रखिए, चारों रोग विषाणु के कारण होता है, और ये किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। तो वायु के द्वारा क्वेश्चन पूछेगा कि वायु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। अगला है आपका दूषित जल और भोजन। अगर आप गंदा खाना और गंदा जल पीते हैं तो ये सब बीमारी आपको हो सकता है। एक हो गया आपका हेपेटाइटिस ए। ठीक है, ये आपका किसके द्वारा होता है? जल और भोजन के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, तीन वो चीज याद रखिएगा जो पूछता है बार बार। एक याद रखिएगा टाइफाइड, एक हैजा, हैजा को ही कलरा बोलते हैं। ये दोनों जो होता है जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा, याद रखिएगा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सब जल और भोजन के द्वारा हो सकता है। तो यह जो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है। हेपेटाइटिस ए जो है विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें आपका पूरा बॉडी जो है पीला हो जाता है, बुखार उखार हो जाता है, जिसको जॉन्डिस भी हम लोग बोलते हैं। तो जॉन्डिस का ही अगला रूप है आपका हेपेटाइटिस ए। अगला है हैजा। हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है, टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा, जीवाणु के कारण। तो जीवाणु के कारण आप दो चीज याद रखिएगा, हैजा और टाइफाइड। हैजा और टाइफाइड जो है आपका जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद एक बीमारी होता है एस्केरियासिस। यह क्या होता है? ये बीमारी कोई नया नहीं है। पेट वेट में चील हो जाता है, पेट में जब चील हो जाएगा उसी बीमारी को हम लोग बोलेंगे एस्केरियासिस। खतरनाक नाम है, घबराना नहीं। चील हो जाना, पेट वेट में चील हो जाना। चील जब हो जाता है तो क्या करता है? जो भी हम खाना खाते हैं भाई, वो खानवा को वो खा लेता है। तो खाना हम खा रहे हैं, वो खानवा को चुरा के वो खा लेता है। वो खाना नहीं अपना लेता है, हम लोग का खाना चुरा के खा लेता है।
वो मोटा होते जाता है और हम लोग पतला होते जाते हैं। तो जो शरीर है बच्चा सबका देखिएगा ज्यादातर होता है वो सूखते जाएगा, अब पेट फूलते जाएगा। पेटवा काहे फूल रहा है? काहे कि उसमें जो जो चिलवा था वो खा खा के मोटा होते जा रहा है। तो चिल वाला बीमारी याद रखिएगा, इसी चिल को हम लोग क्रीमी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रीमी बोलते हैं। वजन घटने लगेगा, पेट फूल जाएगा। तो याद रखिएगा, टाइफाइड का भी टाइफाइड धर लेता है। टाइफाइड ज्यादातर देखिएगा ना, होटल होटल में खाइएगा तो टाइफाइड पक्का धरेगा। कलरा तो पहले होता था, हैजा का नाम से बहुत खतरनाक बीमारी था, ये भी पहले होता था, अब तो 9 के बराबर होता है। लेकिन टाइफाइड खूब होता है पटना इस सब में या किसी शहर में, आप होटल वोटल में ज्यादातर खाइएगा तो ये बीमारी आपको निश्चित होगा। ठीक है, ये सब बीमारी जो है बच्चा उच्चा हो जाता है। कई बच्चा जो है माटी ओटी में खेलता है, माटी ओटी में ये कीड़ा रहता है, ये पेट में चल जाता है और यह काम अपना स्टार्ट कर देता है। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग कीटो द्वारा। तो मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा हुआ और जो डेंगू है आपका विषाणु द्वारा हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपको ध्यान में रखना है जो मलेरिया और डेंगू जो है मच्छर के द्वारा हुआ, तो मच्छर का नाम याद रखिएगा, ये पूछता है। मलेरिया जो है जिस मच्छर के द्वारा होता है उसका नाम है, याद रखिएगा, एनोफ्लीज। क्या याद रखिएगा? एनोफ्लीज। एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा यह होता है। और जो डेंगू मच्छर है वो एडिज मच्छर के द्वारा होता है, एडिज मच्छर। तो याद रखिएगा, मलेरिया होगा एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा और डेंगू जो होगा एडिज मच्छर के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा मलेरिया किस मच्छर के द्वारा, तो एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है, तो एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा मलेरिया जो है किस सूक्ष्म जीव या किस कीटाणु के द्वारा फैलता है, तो प्रोटोजोआ। डेंगू जो है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलता है, तो वो हो जाएगा विषाणु। याद रखिए, मच्छर पूछेगा तब ये नाम लीजिएगा, दोनों खतरनाक होता है। डेंगू को याद रखिएगा, इसको हम लोग, ठीक है, हड्डी तोड़, याद रखिएगा, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं इसको, हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, इस सब में देखिएगा बहुत अच्छा इलाज होता है डेंगू सब का। गाँव में देखिएगा बकरी का दूध हो गया, पपीता का जो पत्ता होता है, ये सब बहुत कारगर होता है, जो प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। प्लेटलेट्स जैसे ही ऊपर चल जाएगा बीमारी ठीक हो जाएगा। तो रोग हम लोग समझ गए, एक हवा के द्वारा, एक भोजन और पानी के द्वारा, और एक हम लोग देख लिए, ठीक है, मच्छर के द्वारा, कीट के द्वारा। अब हम लोग कुछ और रोग देखेंगे। कुछ और भी रोग होते हैं जो आपको बताए थे जो फैलते नहीं है। ऊपर वाला हम लोग क्या पढ़े थे? संचरीय रोग। अब हम लोग पढ़ेंगे असंचरीय रोग के बारे में, जो आपको ऊपर बताए थे ना, उस तरह का यहां पे हम लोग देखेंगे। ऊपर जो आप पढ़े थे परजीवी वाला, चील, जो पेट में चील हो जाता है, पेट में जो कीड़ा हो जाता है, तो यह जो चील है आपका वो क्या है? परजीवी। परजीवी बोलेंगे ऐसा जीव जो दूसरे का भोजन चुरा के खाता है, उसी को बोलेंगे परजीवी। तो पेट के अंदर जो चिलवा है उसको क्या बोलेगा? परजीवी बोलिएगा। वो अपना खाना खुद थोड़े बना रहा है, हम लोग का खाना चुरा चुरा खा रहा है, मोटा रहा है। अब हम लोग का खाना चुरा खाएगा तो हम लोग दुबला जाएंगे और वो मोटा जाएगा। बच्चा में ज्यादातर ये होता है। तो कुछ संक्रामक रोग कृमियों के कारण होता है। चील को क्या बोलते हैं? कृमि बोलते हैं। तो कुछ बीमारी होता है कृमि के कारण होता है। ये हमारे शरीर का जो भोजन होता है, पोषक तत्व होता है, उसको खाता है। ये कब होगा? जब आप दूषित भोजन खाइएगा। खास तौर पर बच्चा इस समय होता है, कहीं माटी उटी खाते रहता है, कोनो चीज नीचे गिर जाता है माटी उटी में, उसको भी खा लेता है। तो ये सब बीमारी ज्यादातर देखिएगा बच्चा में होगा, खास तौर पर उस बच्चों में जो मिट्टी उटी में ज्यादा खेलता होता है। ठीक है, मतलब मिट्टी में खेलने का मतलब आप समझिए जहाँ पानी उनी लगा हुआ है, गंदगी है, वहां पे मिट्टी में खेलने में तो बच्चा मजबूत होता है, लेकिन बीमारी भी हो जाता है। तो कोई बड़ा बीमारी नहीं है, डरने वाला बीमारी नहीं है। बच्चा को फिर चील का दवा दिया जाता है। इसे भी 6 महीना पर तो चील का दवा हम लोग भी खाते थे ना। बच्चा को चील का दवा 6 महीना पर दिया जाता है, ठीक हो जाता है, कोई बड़ा बीमारी नहीं। अब हम लोग देखेंगे अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या है? तो यह भी जो है आपका असंचरीय रोग है। यह ऐसा रोग है जो नहीं फैलेगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलेगा। ये भी जो रोग आप देखें नहीं फैलेगा, एक बच्चा को होगा तो दूसरे बच्चे को नहीं होगा। अब यह जो है आपका अभावजन्य रोग, ऐसा रोग जो पोषक तत्व की कमी से होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा।
अभाव जन्य रोग किसको बोलते हैं? ऐसा रोग जो पोषक तत्व के कमी होने के कारण होता है। अगर आप सही से खाना नहीं खाइएगा, विटामिन का कमी हो जाएगा, खनिज का कमी हो जाएगा, तो यह रोग आपको हो जाएगा। जैसे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है ना, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो ये सब बीमारी हो जाएगा। दूसरा, आयोडीन नहीं खाएगा तो घेंगा रोग हो जाएगा, आयरन का कमी होगा, लोहा का कमी होगा तो एनीमिया हो जाएगा, विटामिन सी का कमी होगा तो स्कर्वी हो जाएगा। तो वह रोग जो पोषक तत्व की कमी के कारण होता है हमारे शरीर को, वैसे रोग को हम लोग बोलेंगे अभावजन्य रोग। इंग्लिश में बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी मतलब कमी। अगला है आपका क्रोनिक डिजीज। ये कौन डिजीज होता है? अब आप बीमारी को ध्यान से देखिए। कुछ बीमारी ऐसा होता है जो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। सर्दी खांसी होगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलेगा, ठीक हो जाएगा। बुखार होगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन जनरली ठीक हो जाएगा। डेंगू वेंगू होगा 10 दिन 7 दिन 8 दिन 20 दिन ठीक हो जाएगा। तो ज्यादातर बीमारी आप देखेगा 1 महीना के अंदर में ठीक हो जाता है आदमी। अब पैर हाथ अगर टूट जाता है वो बीमारी नहीं होता है, वो अलग केस होता है। उसमें पैर हाथ टूट गया, कुछ हो गया, प्लास्टर होगा, सर्जरी होगा, तो उसमें लंबा समय लगता है। वो आपका अलग तरह का, वो रोग नहीं है, मतलब वो दुर्घटना उसको बोलते हैं हम। तो ऐसा रोग जिसको ठीक होने में 3 महीना से ज्यादा समय लगता है, वैसे रोग को हम लोग बोलेंगे क्रोनिक डिजीज, या हिंदी में बोलेंगे दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक नामे है, लंबा समय लगे, 3 महीने से लंबा समय लगे, तो वह रोग, ठीक है, जो 3 महीना या उससे अधिक समय तक बने रहते हैं, वैसे रोग को हम लोग बोलेंगे क्रोनिक डिजीज। जैसे डायबिटीज जो है, मधुमेह, एक बार हो गया तो भैया ये लंबा चलेगा, जल्दी ठीक नहीं होता है। कैंसर हो गया, ये भी लंबा चलता है। अस्थमा हो गया, ये भी लंबा चलता है, बहुत इसमें आपको परहेज करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गया, ये लंबा चलता है। तो याद रखिएगा, मधुमेह हो तब, कैंसर हो, अस्थमा हो या उक्त रक्तचाप हो तब, ये सब जो बीमारी है लंबा चलता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। तो याद रखिएगा, 3 महीना से जो अधिक बीमारी रहता है, वैसे बीमारी को, वैसे रोग को हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घकालिक रोग बोलेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं मधुमेह के बारे में। यह जो बीमारी है बहुत खास हो गया आजकल। देखिएगा 3 जो बीमारी है, एक आपका मधुमेह वाला हो गया, एक आपका हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, और तीसरा हो गया आपका ब्लड प्रेशर वाला। ये 3 बीमारी एकदम हर लोग को हो जा रहा है। तो यह जो बीमारी हो रहा है हम लोगों के जीवन शैली के कारण हो रहा है। लाइफ स्टाइल हम लोग का बदल गया, खान पान बदल गया, जिसके कारण जो है ये सब बीमारी हो रहा है। सही चीज हम लोग नहीं खा रहे हैं, मार्केट का, बाजार का सामान ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है। घर का भी सामान हम ला रहे हैं मार्केट से, वो भी आपका शुद्ध नहीं है। अलग अलग कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है जो एकदम जहर के बराबर है। कोई चीज प्योर नहीं है, सब में मिलावट है। तेल सही नहीं इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण ये सब बीमारी होता है। अब देखते हैं मधुमेह। मधुमेह जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुगर। इसी को डायबिटीज भी बोला जाता है। इसमें क्या होगा? बार बार पेशाब आएगा, बहुत प्यास लगेगा, वजन घटेगा, बहुत थकान होगा, और घाव जो है जल्दी ठीक नहीं होता है। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। इसमें क्या होता है? शुगर आपका बढ़ जाता है। शुगर जो होता है वो जो लिमिट होता है उससे ऊपर चला जाता है। अब इस शुगर से दिक्कत क्या है? बॉडी आपका सही से काम नहीं करेगा, वजन घटने लगेगा, बार बार पेशाब लगेगा, पेशाब कीजिएगा तो उसके द्वारा शुगर निकलेगा, वहां पे चीटी उटी देखिएगा ज्यादा लग जाता है। अब इस बीमारी में और क्या दिक्कत है कि जिस पार्ट पर जाएगा शुगर वाला चीज, उसको खराब कर देगा, किडनी को खराब कर देगा, आंख को खराब कर देगा, बॉडी को सुखा देगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। इसमें लोग जो है अंग लोगों का खराब होने लगता है, इसलिए सब लोग शुगर को कंट्रोल करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? आपको खाने पर ही रोक लग जाएगा। चावल नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, इस समय शुगर होता है। चीनी नहीं खाना है, मिठाई नहीं खाना है, क्योंकि इसमें शुगर है। तो वैसा चीज आपको दिया जाएगा खाने में जिसमें शुगर कम हो या शुगर नहीं हो। मिठाई में भी देखिए ना, मार्केट में आ गया ना शुगर फ्री मिठाई, मतलब मिठास आपको देगा। इस शुगर का मतलब ये मत ध्यान में रखिएगा जे मतलब शुगर ही होगा तो मिठास होगा, बिना शुगर का भी मिठास होता है।
तो शुगर फ्री जो है उसमें केमिकल मिला दिया जाता है जो मिठास देगा, लेकिन उसमें शुगर नहीं है। तो शुगर बोले, कार्बोहाइड्रेट बोले, स्टार्च बोले, आप एक ही चीज समझिएगा, सब एक ही रूप का है। ठीक है, शुगर किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो शुगर बनता है। तो जो चावल वावल गेहूं ये सब खाते हैं हम लोग, अनाज खाते हैं, वो क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए वो सब को जब शुगर हो जाता है तो कम खाया जाता है। उसमें मकई का या मोटा अनाज लोग ज्यादा खाते हैं। अब इसका बचाव क्या है? तो सब बीमारी का एक ही बचाव है, ये संतुलित आहार लीजिए, साग सब्जी ज्यादा लीजिए, चावल कम लीजिए। अब देखिए, चावल से दिक्कत क्या है और रोटी से दिक्कत क्या है? चावल रोटी उसी को ज्यादा खाना चाहिए जो देह से ज्यादा काम करता है, क्योंकि चावल रोटी आपको ऊर्जा देगा। तो जो अनाज होता है, अभी जो हम लोग अनाज खाते हैं, चावल और गेहूं, उसे ऊर्जा मिलता है। और पहले इतना लोग तक काम करता नहीं, तो जो मजदूरी वाला काम कर रहा है, खूब देह से काम कर रहा है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, खाएगा पूरा इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन हम लोग जैसे हो गए, आप लोग जैसे हो गए, बहुत सारे लोग उतना काम नहीं करता है, खाएगा जमा करेगा, खाएगा जमा करेगा, तो जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, चर्बी हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, शरीर फूल जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब देखिएगा, ज्यादातर समझदार लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो खाएंगे तो संतुलित, थोड़ा सा चावल लेंगे, थोड़ा सा रोटी लेंगे, ज्यादा सब्जी लेंगे, दाल ज्यादा लेंगे, चिकन थोड़ा लेंगे, मटन लेंगे। ठीक है, मतलब सबको सब मात्रा में। हम लोग के यहाँ क्या है, सुबह उठे एक छिपा चावल खा लिए, 4 रोटी खा ली, होगा खाना हो गया। तो पहले सही था, अभी के समय में ये चीज सही नहीं है, क्योंकि आप उतना काम ही नहीं कीजिए। हाँ, खाइए, 10 रोटी खा लीजिए, खूब काम कीजिए तो फायदा करेगा। शरीर में उसको रहने नहीं देना, उसका यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना। शरीर में रहेगा तो वसा बन जाएगा, फैट बन जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है? संतुलित आहार लेना है, खूब एक्सरसाइज करना है, चलना है, दौड़ना है, खेलना है, जिससे आपका वजन नियंत्रित रखना है। ठीक है, और मिठाई सबका तो सेवन करना ही नहीं है। एक तो इसमें मैदा होता है, दूसरा जो है चीनी का मात्रा ज्यादा होता है, और बिस्कुट उस्कुट सब चीज में चीनी कंपनी जानबूझ के मिक्स करता है। ये जितना चीनी हम फेंटेंगे, चीनी वाला चीज क्या होता है, जल्दी आदत पड़ जाता है। इसीलिए जहां पे चीनी का जरूरत नहीं है, वहां पे भी कंपनी चीनी ठूस ठूस के चीनी भरता है, ताकि इसको आदत लगाए। तब ना दिन भर हम लोग बिस्कुट, ये बिस्कुट, वो बिस्कुट, ये मिठाई, वो मिठाई के दौड़ते रहते हैं, ताकि खूब टेस्टी बनाओ उसको, खूब टेस्टी बनाओ। कोई ऐसा बाहरी सामान आपको नहीं मिलेगा जिसमें मैदा नहीं हो। सबसे खतरनाक है मैदा, सबसे खतरनाक मैदा और तेल। मैदा और तेल सबसे ज्यादा बीमार करता है। मैदा तेल को अगर कंट्रोल कर लिए तो आप बीमार नहीं होइएगा जल्दी। अब हम लोग पढ़ेंगे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारा शरीर जो है बीमारी से कैसे लड़ता है? भाई हमारा शरीर जो है वो बीमारी को ठीक नहीं करता, करता है। पहले के समय में देख लीजिए, सब बीमारी जो है शरीर अपने आप ठीक कर लेता था, या थोड़ा बहुत घरेलू नुस्खा उसका लगा हुआ ठीक हो जाता था। कोई चीज टूट फूट जाता था, घाव हो जाता था, कुछ भी हो जाता था, मोच आ जाता था, हल्दी चूना लगा के ठीक हो गया। पैरों टूट जाता था, हल्दी चूना लगा हुआ के उसको बांध दिया जाता था, ठीक हो जाता था। लेकिन अभी देख लीजिए, ठीक हो पाएगा? नहीं ठीक हो पाएगा। वो सिस्टम हम लोग छोड़ दिए। पहले जल्दी लोग बीमार नहीं होता था, बीमार भी होता था, आसपास का कुछ हो, घास ओस कुछ हो लगा हुआ के खाओगे ठीक हो जाता था। बहुत सारे गांव में हम देखे हैं, दादी सब लोग हम लोग के, खापटा जो होता है ना, खापटा, खपड़ा जिसको बोलते हैं, शायद आप नहीं देखे होंगे, गांव में होंगे तो देखो, खपड़ा पीस पीस के घाव पे रख के घाव ठीक हो जाता था। हम लोग घास फूस खाओ के बीमारी ठीक कर लेता था, यही बीमारी होगा तो ये घास खाएंगे। समझे? समझ जाइए। तो ऊपर वाले जब ये मशीन को बनाए हमारे शरीर को, ऐसे ही नहीं बना दीजिए भाई कोई चीज गड़बड़ी होगा तो ठीक नहीं हुआ, ठीक होगा। तो शरीर हम लोग ऐसा बना है जो कहीं पे खराबी होगा तो उसको ठीक होगा। ठीक कौन करेगा? अच्छा खाना और नींद। तो रात में हम लोग क्यों सोते हैं? ऊपर वाले बोलते भाई दिन भर काम करो, दिन भर काम कीजिएगा, तो दिन भर का जो गंदगी है उसको साफ भी करना है, बॉडी को रेस्ट भी देना है, कहीं पे गड़बड़ी है उसको ठीक भी करना है। इसीलिए रात बनाया गया है, रात में आप आराम कीजिए। रात में आराम करने से क्या होता है, बॉडी जो होता है कुछ ही देर आराम करता है, बाकी जहां जहां गड़बड़ी होता है ना उसको ठीक करता है, हीलिंग करता है। तो हमारे शरीर में जो भी खराबी होता है उसको ठीक करने का काम हमारा शरीर खुद ब खुद करता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उसमें लगा हुआ है उसको ठीक करने में। कहीं पे दर्द है, कहीं पे सूजन है, उसको ठीक करने में खुद लगा हुआ है।
लेकिन आप अगर उसको समय दीजिएगा तब ठीक करेगा। अब उसको फुर्सतें नहीं दे रहे हैं, सोवे नहीं कर रहे, दिन भर काम तो कब करेगा? उसको फुर्सत दीजिएगा तब ना वो ठीक करेगा। इसीलिए देखिएगा जब हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं आराम कीजिए। कौन बीमारी होगा बोलेगा आराम कीजिए, काम कम कीजिए। क्यों? क्योंकि आराम कीजिएगा तबे ना शरीर आपको ठीक करेगा। दवा से ज्यादा काम आपका शरीर कर रहा है, दवा काम नहीं करता, दवा उसको उठाता है, उठ जा भाई काम कर। तो बॉडी को ठीक करेगा आपका शरीर ही, दवा क्या करता है उसको मदद करता है, उसको ऊर्जा देता है, भाई ऊर्जा ठीक कर। दवा ठीक नहीं कर रहा है, दवा उसको पुश कर रहा है, मदद कर रहा है, भाई ऊर्जा ठीक कर ले। जो वैक्सीन टीका हम लोग लेते हैं, टीका थोड़े काम करता है, टीका हम लोगों को बॉडी को जगाता है, लड़ो, दुश्मन आ गया है, सीखो। उस तरफ बॉडी ही आपका काम करेगा, याद रखिएगा। जो वैक्सीन आप लेते हैं वो वैक्सीन जगाता है बॉडी को, बॉडी ही लड़ता है बीमारी से। तो शरीर का वह प्राकृतिक क्षमता जो बीमारी से लड़ता है उसे प्रतिरक्षा बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रतिरक्षा। ठीक है? तो शरीर का वह क्षमता जो बीमारी से लड़ता है उस क्षमता को हम लोग बोलेंगे प्रतिरक्षा। क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षा। जो रक्षा कर रहा है, जो हमारे बॉडी का रक्षा कर रहा है, जो बीमारी से लड़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षा। अब यह जो प्रतिरक्षा ऐसा ही नहीं है भैया, पूरा एक सिस्टम है हमारे बॉडी में, पूरा क्या है? सिस्टम है। एक बीमारी को पहचानता है ना, एक देखता है कौन आया है, फिर देखता है कितना खतरनाक है, तीसरा बंदूक गोला बंदूक बनाता है, और चौथा उसको मारता है। तो पूरा एक सिस्टम है। एक का काम है देखो कौन आया है, दूसरे का काम है पहचानना ये सही आदमी है कि गड़बड़ आदमी है, तीसरा का काम है अगर गड़बड़ आदमी है तो उसको एकदम तोप गोला बना लेगा, और चौथा आदमी का काम रहेगा ढाई 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 मारेगा, सुता देगा। ठीक है? तो जिस तरह सैनिक देश का रक्षा करता है, जिस तरह भारतीय फौज हम लोगों का रक्षा करता है, पूरे देश का रक्षा करता है, उसी तरह हमारे शरीर का भी रक्षा जो है हमारा बॉडी कर रहा है। तो शरीर में एक विशेष प्रणाली होती है जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। यह शरीर को क्या करता है? रोगों से बचाता है। सर्दी खांसी होता है ठीक हो जाते हैं, घाव होता है ठीक हो जाता है, दर्द होता है ठीक हो जाता है, कई बार सूजन फूजन हो जाता है ठीक हो जाता है। जब लंबे समय तक ठीक नहीं होता है तब हम डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर दवा देता है, ठीक हो जाते हैं, समय लगता है ठीक हो जाते हैं। तो हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बीमारी को पहचानता है ना, फिर उससे लड़ता है और उसको खत्म कर देता है। अगला है टीका। टीका क्या है? देखिए खूब ध्यान से समझिए। टीका बचपन में हम लोग टीका लगवाते हैं। बच्चा जैसे जन्म लिया ना, 3 दिन से लेकर पूरा उसका 10 वर्ष तक 15 वर्ष तक उसका टीका लगते रहता है। ये टीका है क्या? यह जो टीका आप देख रहे हैं, याद रखिएगा, इसमें सूक्ष्म जीव होता है, और यह जो सूक्ष्म जीव इसके अंदर होता है, याद रखिएगा। वैक्सीन जब डॉक्टर आपको देता है तो उसके अंदर सूक्ष्म जीव रहता है, मतलब उसके अंदर जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है। अब बोलेगा भाई ये तो खतरनाक चीज है, लेकिन यह जो सूक्ष्म जीव होता है ना, वो मृत होता है, उतना एक्टिव नहीं रहता है, निष्क्रिय होता है। अब इसे फायदा क्या होगा? देखिए, अगर आपको टीबी हो गया है तो टीबी किससे होता है आपको बता दें? जीवाणु से होता है। तो टीबी का जीवाणु वैक्सीन के द्वारा आपके शरीर में दिया जाता है, मतलब सुई के द्वारा आपको टीबी का जीवाणु दिया जा रहा है। अगर सही जीवाणु टीबी का दे दिया जाएगा तो आपको तो टीबी हो जाएगा, लेकिन वो जो जीवाणु होता है टीबी का, वो लगभग मृत होता है, निष्क्रिय होता है। अब उसे फायदा क्या होगा? जैसे ही हमारे बॉडी में वो निष्क्रिय जीवाणु टीबी का जाएगा तो हमारा बॉडी जो है, बॉडी का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है पूरा जग जाएगा, बोलेगा अरे भाई कौन आ गया। अब जैसे ही आएगा उसे लड़ना उड़ना सीख लेगा, उसको मारने सीख लेगा, और ऐसा केमिकल तैयार कर लेगा जिसे वो मार लेगा, और पहचान लेगा कि अगर ऐसा दोबारा आया तो हम उसको मार देंगे। तो फिर जब टीबी वाला, असली वाला जब जीवाणु आपके अंदर जाएगा तो केमिकल तो पहले बना चुका है, लड़ना सीख चुका है, वो केमिकल से उसको क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो याद रखिएगा, वैक्सीन जो है हमारे बॉडी को लड़ना सिखाता है। इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होता है उसी पे हमारा बॉडी जो है प्रैक्टिस कर लेता है। यह सूक्ष्म जीव जो वैक्सीन में होता है वो लगभग मृत होता है, निष्क्रिय होता है। अगर ये निष्क्रिय नहीं होगा, एक्टिव होगा, जिंदा होगा पूरा, तो भैया बीमारी हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, इसमें जो सूक्ष्म जीव है वो एक्टिव नहीं है।
तो टीका में याद रखिएगा, टीका के अंदर मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होता है। टीका हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करता है, बीमारी से कैसे लड़ना है प्रैक्टिस करा देता है, ट्रेनिंग हो जाता है, जिससे जब असली बीमारी आएगा तो उससे वो लड़ना जान चुका है, उसके लिए केमिकल बना चुका है, केमिकल मारेगा और उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। पोलियो का टीका मिलता है। पोलियो का जब टीका आएगा, पोलियो किससे होता है, पोलियो आपका होता है विषाणु से। तो पोलियो का जब टीका दिया जाएगा तो पोलियो का विषाणु आपके अंदर डाला जा रहा है। वो विषाणु कैसा है, लगभग मरा हुआ है, निष्क्रिय है, लेकिन जैसे ही जाएगा हमारा बॉडी उसे लड़ना सीख लेगा। और जब असली वाला पोलियो वायरस आएगा, असली वाला पोलियो विषाणु आएगा तो हमारा बॉडी उसको मार देगा, क्योंकि पहले से लड़ना सीख चुका है, केमिकल बना चुका है। उसी तरह से खसरा है, टेटनस है, ठीक है, हेपेटाइटिस है, इस सबका टीका इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा बॉडी जो है उस विषाणु, उस जीवाणु से लड़ना सीख जाए। अब एक होता है आपका प्रतीक्षा प्रणाली, जो प्राकृतिक रूप से है, हम टीका उका नहीं लिए। तो टीका अगर आप नहीं लिए फिर भी आप बीमारी से लड़ रहे हैं, तो वो जो प्रतीक्षा प्रणाली है वो आपको प्राकृतिक मिला है, माँ बाप से मिला है ना। तो माँ बाप से जो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर बीमारी लड़ने का जो क्षमता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। एक होता है आपका बाहरी प्रतिरक्षा, वैक्सीन के द्वारा या दवा के द्वारा हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा आता है उसको हम लोग बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। याद रखिएगा, उपार्जित प्रतिरक्षा जो हम एक्वायर किए हैं वैक्सीन के द्वारा, दवा के द्वारा। जैसे आप चेचक का टीका ले लिए, हेपेटाइटिस का टीका ले लिए, पोलियो का टीका ले लिए, तो इस टीका के द्वारा आपके अंदर जो प्रतिरक्षा बना है इस प्रतिरक्षा को बोलेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। जब शरीर किसी रोगाणु या टीके के संपर्क में आता है तब विकसित होने वाली प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो वैक्सीन के द्वारा या किसी टीका या दवा के द्वारा जो हमारे अंदर प्रतिरक्षा बनता है उस प्रतिरक्षा को क्या बोलेगा, उपार्जित प्रतिरक्षा। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम एक्वायर कर रहे हैं, जो बाहरी चीजों से ले रहे हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण टीका के बारे में याद रखिएगा। टीका के जो जनक है, टीका के जो जनक है याद रखिएगा कौन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को टीका का जनक कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने टीका बनाया था किसका, चेचक का। याद रखिएगा किसका, चेचक का। तो प्रथम टीका किसका बना था, चेचक का बना था, जिसको हम लोग छोटी माता या स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, किसने, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने टीका बनाया था, किसका बनाया था, चेचक का बनाया था। कैसे बनाया था, एक कहानी है, सुन लीजिए। इन्होंने देखा जो गाय का दूध जो दूधता है लोग, मतलब गवाला टाइप का जो लोग है, उनको चेचक नहीं होता था। तो गाय को एक बीमारी होता था, जिसको इसी तरह की बीमारी होता था जैसे हम लोग को चिकन पॉक्स होता है, उसी तरह गाय को होता था, जिसको काउ पॉक्स भी बोलते थे, काउ पॉक्स। तो जिसको काउ पॉक्स हो गया, जिस गाय को, उस गाय को अगर कोई दूध निकाला या उसके आसपास रह रहा है तो उसको चिकन पॉक्स नहीं होता था। तो इनको लगा काहे नहीं होता है, वो क्या किए, काउ पॉक्स में से जो पीप होता है, जो पस होता है, उसको निकाल के, ठीक है, और दूसरे की बॉडी में डाल दिए। दूसरे की बॉडी में क्या किए, डाल दिए, और उसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ। मतलब ये एक वैक्सीन का काम किया। इसके अंदर जो है, गाय के अंदर एक प्रतिरक्षा बन चुका था काउ पॉक्स से लड़ने का, वही प्रतिरक्षा चला गया किसके अंदर, दूसरे स्वस्थ आदमी के अंदर, और उसके अंदर चला गया तो उसको बीमारी नहीं हुआ। उसी तरह का काम हम लोग के देश में भी पहले होता था। चेचक से बचाव के लिए एक मेथड था मसूरी काकरण पद्धति, इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता था, इसमें चेचक का फफूंद, चेचक को चक हो गया, फोड़ा निकल गया, फोड़ा को फोड़कर उसमें से जो पस होता था उसको निकाल कर आप बॉडी में कहीं पे चीरा लगाकर उसको डाल दिया जाता था, उसको वो बीमारी नहीं होता था। कि लिए गए पदार्थ को त्वचा खरोच कर लगाया जाता था, इससे अपेक्षाकृत कम गंभीर संक्रमण होता था, शरीर प्रतिरक्षा विकसित हो जाती थी। तो जैसे ही डाला जाता था चीर के उसके अंदर, तो उसको वो बीमारी नहीं होता था। तो इस तरह
हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये एक टीका ही ना हो गया, टीका आप इंजेक्शन से दे रहे हैं, ये टीका डायरेक्ट दिया जा रहा है चीरा लगा के। अब आइए, अब बीमार अगर आप हो गए, आपका प्रतीक्षा प्रणाली सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए देखिएगा विटामिन सी लोग बार बार बोलते हैं खाने के लिए। इम्यूनिटी पावर जो होता है किससे मजबूत होता है? विटामिन सी से। तो खट्टा फल होता है उसमें विटामिन सी होता है, और खट्टा फल खाइएगा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आपको खाना चाहिए विटामिन सी, जिससे बॉडी मजबूत रहेगा, जल्दी बीमार नहीं होगा। तो जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली सही है, मजबूत है, उसको बीमारी कम होगा, और जिसका सही नहीं है वो क्या होगा? बार बार बीमार होगा। अब मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारा दवा लिखता है, उस दवा में देखिएगा खूब एंटीबायोटिक लिखा जाता है। सर्दी खांसी बुखार उखार कुछ हो, एंटीबायोटिक डॉक्टर जरूर लिख देगा। खास तौर पे जो सही पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं होता, खूब एंटीबायोटिक लिखेगा। बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, कुछ हो, एंटीबायोटिक जरूर लिखेगा। लेकिन एंटीबायोटिक याद रखिएगा, बनता किससे याद रखिएगा? एंटीबायोटिक जो बनता है यह कवक और जीवाणु से बनता है, याद रखिएगा। कवक और जीवाणु से बनता है कौन? एंटीबायोटिक। और यह एंटीबायोटिक जो काम करता है, याद रखिएगा, यह किसका दुश्मन है? यह दुश्मन है जीवाणु का। किसका दुश्मन है? याद रखिएगा, जीवाणु का दुश्मन है। नाम में है एंटीबायोटिक, एंटी मतलब दुश्मन, ठीक है, बायोटिक मतलब जीवाणु, जीवाणु का दुश्मन। तो यह जो है किसका दुश्मन है? जीवाणु का। तो एंटीबायोटिक हम लोग बोलते हैं, इसी को हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं, बट सब लोग तो एंटीबायोटिक बोलते हैं, इसीलिए एंटीबायोटिक याद रखिएगा। तो एंटीबायोटिक जो होता है, प्रतिजैविक जो होता है, यह जीवाणु को नष्ट करने वाला दवा है। जीवाणु को नष्ट करेगा, विषाणु को नष्ट नहीं करेगा, ठीक है। टीबी उबी है, जीवाणु से जो रोग है, टाइफाइड है, उसमें काम करेगा। लेकिन अगर आपको छींक छाक हो जाए, विषाणु वाला बीमारी हो, तो उसमें काम नहीं करेगा। इसीलिए याद रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है विषाणु और प्रोटोजोआ से अगर कोई बीमारी हो रहा है तो उसमें यह काम नहीं करेगा। अगर आपको सर्दी खांसी हो जाए, यह काम नहीं करेगा। बुखार हो जाए, यह काम नहीं करेगा। नहीं, डॉक्टर क्या है, सर्दी खांसी कुछ हो, एंटीबायोटिक लिख दे, धर 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 धर। मरीज भी बोलता है, अरे डॉक्टर अच्छा नहीं है, एंटीबायोटिक लिखवे नहीं किया। अरे देखिए डॉक्टर कितना अच्छा है, इतना मोट मोट के इतना बर्गा बर्गा एंटीबायोटिक लिखा है, देखिए कितना जल्दी ठीक हो गया। समझिए, तो ये बेवकूफी है। एंटीबायोटिक अगर आप ज्यादा लीजिएगा, बिना बीमारी का लीजिएगा, सही बीमारी में नहीं लीजिएगा, तो ये एंटीबायोटिक जो है बहुत खतरनाक हो जाता है। पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे 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 आपको इसका असर दिखेगा। तो एंटीबायोटिक याद रखिएगा, कवक और जीवाणु से बनता है। यह किसका दुश्मन होता है? जीवाणु का दुश्मन होता है। विषाणु पर कोई असर नहीं पड़ता है, कवक पर कोई असर नहीं पड़ता है, और प्रोटोजोआ पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो किस पे ये प्रभावशाली होगा? जीवाणु पर, विषाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कोरोना हो जाए, कोविड हो जाए, तो कोविड में भी, कोरोना में भी काम नहीं करेगा एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। ये पहला एंटीबायोटिक है, इसको किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखिएगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है क्या किए थे, एक बार बहुत सारा जीवाणु था एक प्लेट में, उसी प्लेट में क्या किए थे? फफूंद रख दिए थे। फफूंद मतलब कवक, एक प्रकार का कवक है, कवक रख दिए थे। तो जीवाणु में जैसे ही कवक को रखे, तो जो जीवाणु का वृद्धि था, जीवाणु खूब बढ़ रहा था, खूब बढ़ रहा था। जीवाणु ये सब जो होता है ना, विषाणु जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ता है। सूक्ष्म जीव आपको बता चुके हैं, 1 घंटा में लाखों करोड़ों अपना आबादी बना लेगा। इसीलिए दही 2 दिन छोड़ दीजिए, तो तीसरा दिन आपको खुद ब खुद इतना हो जाएगा, दिखने लगेगा, महकने लगेगा, ठीक है। बहुत तेजी से वो सबका खानदान बढ़ता है। जैसे फफूंद को रखे, तो जो जीवाणु का आबादी था रुक गया, बढ़वे नहीं कर रहा, बढ़वे नहीं कर रहा। तब समझ गया जो फफूंद जो है, कवक जो है, दुश्मन है किसका? जीवाणु का। और इसी फफूंद से ये बना दिए एंटीबायोटिक, जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो प्रथम प्रतिजैविक मतलब प्रथम एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन है। इसको किसने खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, याद रखिएगा, 1928 में। यह खोज फफूंद द्वारा जीवाणु की वृद्धि रोकने के अवलोकन से हुई, ठीक है। ये देखिए, अरे भाई खतरनाक हो गया, रात में छोड़ के गए थे, ठीक है, जीवाणु में फफूंद, दिन में देखे जीवाणु सब कम हो गया।
बढ़ना चाहिए तो कम हो गया, तो समझ गए जी जरूर ही रुका होगा इसका दुश्मन है। हाँ, तो एंटीबायोटिक आपको बता दिए, अगर एंटीबायोटिक आप ज्यादा लीजिएगा या विषाणु वाला बीमारी है, सर्दी खांसी है, बुखार है, वो में एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब जीवाणु प्रतिजैविक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं तो इसे प्रतिजैविक प्रतिरोध कहते हैं, याद रखिएगा। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, प्रतिजैविक प्रतिरोध का मतलब क्या है? देखिए मच्छर आपको याद है, पहले का मच्छर जो था हल्का सा धुआं छोड़ दीजिए भाग जाता था, उसके बाद हरियर का मच्छर बत्ती आया, धुआं से नहीं भागता तो हरियर का मच्छर बत्ती से भागता था, उसके बाद पता चला जब मच्छर भाग गया, कुछ मच्छर बच गया, उससे भी नहीं भाग रहा है, तो लाल का मच्छर बत्ती आया, उससे भागा, कुछ बच गया, उससे भी नहीं भागा, फिर एक से एक चीज आया, कुछ ऐसा चीज आ गया, पावर टावर, ऐसा इतना जहरीला चीज आ गया है, आदमी भाग जा रहा है, मच्छर नहीं भाग रहा है। तो मच्छर क्या हुआ, बढ़ते गया, कुछ मरते गया, कुछ मजबूत हो गया, कुछ फिर उसमें से मर गया, कुछ और मजबूत हो गया, धीरे धीरे करते करते मच्छर मजबूत हो चुका है, जो अब उसको जहरीला से जहरीला धुआं उसको दे दीजिएगा, आप मर जाइएगा, आप भाग जाइएगा, मच्छर नहीं भाग रहा है। उसी तरह हमारा शरीर भी है। देखिए गांव उस समय कुछ होता है, बुखार होता है, सीधा शायद डैक्सोना की कर कुछ होता है, बुखार को देने के लिए सुई दवा, सीधा इंजेक्शन लगा देता, हाँ ठीक हो गए, ठीक हो गए, ठीक नहीं हुए हैं, अपना बॉडी को खराब कर लीजिए, आपका बुखार टैबलेट से ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन लगा दिया, अब बुखार जो आपका इंजेक्शन से ठीक होगा, अगला बार बुखार होगा तो और ज्यादा डोज का इंजेक्शन देना पड़ेगा, अगला बुखार होगा और ज्यादा डोज का इंजेक्शन देना पड़ेगा, बॉडी आपका आदी हो चुका है। तो कोई चीज को आदी बना लीजिएगा तो काम नहीं करता है। अब कोनो शराब वराब पीता, दारू वारू पीता है, उसको ले जाए बेहोश कीजिए, बेहोश होगा, को बोतल इथर का पी लेता है, कितना गैस ले लेता है, तब जाके बेहोश होता है, कहीं वो आदी हो चुका है। अब जो बेहोश करने का जो डोज है वो तो डेली ले रहा है, तो उस पर असर करेगा नहीं करेगा। उसी तरह जब आप ज्यादा एंटीबायोटिक लीजिएगा, जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रतिजैविक प्रतिरोध हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रतिजैविक प्रतिरोध हो जाएगा, मतलब एंटीबायोटिक अब काम नहीं करेगा। पहले एंटीबायोटिक काम कर रहा था, पहले अगर जीवाणु से कोई बीमारी हो रहा था ठीक हो जाएगा, लेकिन फालतू का अगर आप लीजिएगा तो आपका शरीर जो है प्रतिजैविक प्रतिरोध करेगा, प्रतिजैविक प्रतिरोधी हो जाएगा और आप पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, शरीर का वह अवस्था जिसमें प्रतिजैविक काम करना बंद कर देता है, उस अवस्था को हम लोग प्रतिजैविक प्रतिरोध अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, बिना आवश्यकता के प्रतिजैविक लेना, एंटीबायोटिक लेना, डॉक्टर के सलाह के बिना एंटीबायोटिक लेना, अपने मन से एंटीबायोटिक ले लेना, ठीक है, दवा का पूरा खुराक नहीं लेना, पशु में अनावश्यक प्रतिजैविक का उपयोग, जैसे मुर्गी सब हम लोग खाते हैं, खूब चिकन उकन खाते हैं, उस सब को क्या दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक दिया जाता है, जल्दी बढ़े बड़ा हो, तो बहुत सारा उसमें एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, उसी को हम लोग खा रहे हैं, हमारे शरीर में ऑटोमेटिक एंटीबायोटिक जा रहा है, एंटीबायोटिक डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन चिकन के द्वारा एंटीबायोटिक जा रहा है, हमारा बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रतिजैविक प्रतिरोधी हो जाएगा, उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा कि जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक हमारे अंदर जा चुका है। अब आप बोलेगा सर खाए क्या, चिकन में भी दिक्कत, मटन में भी दिक्कत, अंडा में भी दिक्कत, भाई साग सब्जी का, साग सब्जी में बोलेगा अलग कीटनाशक है, तो साग सब्जी लाइए, धोइए, अच्छा से खाइए, मीट मछली कम खाइए, मछली तो ठीक है, मछली ठीक है, मछली आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, कहीं नदी वदी का रहता है, नदी तो साफ सुथरा नहीं है, लेकिन पोखरा उखरा ये सब का मछली खाइए, ठीक है। तो समझ गए, तो इससे परिणाम क्या होगा, रोग का उपचार कठिन हो जाएगा, अगर बीमारी होगा तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, ठीक है, और गंभीर बीमारी हो सकता है, मृत्यु तक का खतरा बना रहता है। इसलिए इससे बचने के लिए प्रतिजैविक प्रतिरोध से बचाव के लिए क्या उपाय भैया, केवल चिकित्सा की सलाह पर, डॉक्टर की सलाह पर दवा ले, जितना मात्रा बोले उतना ही ले, ज्यादा अपने से डॉक्टर नहीं बने, अपने से ज्यादा डोज नहीं ले, ठीक है, अनावश्यक प्रतिजैविक आप नहीं लीजिए, और दवा का जो कोर्स है उसको पूरा कीजिए। अब हम लोग के इंडिया में जो इलाज होता है ना, 3 तरह का, यही तो सुंदरता है इंडिया का, यहाँ पे आपका एक तरह का इलाज नहीं होता है, एक आयुर्वेदिक होता है ना, यूनानी होता है, एलोपैथिक होता है,
होम्योपैथिक होता है, अलग अलग तरह का इलाज है। सब लोग का अपना अपना विश्वास है। कुछ बीमारी आयुर्वेदिक में अच्छा इलाज होता है, कुछ बीमारी होम्योपैथिक में अच्छा से इलाज होता है, और कुछ बीमारी का आपका एलोपैथिक में मतलब अंग्रेजी में भी अच्छा होता है। अंग्रेजी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोपैथिक। और संचारीय रोग आपको बता दिए, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा, सही खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब ये लास्ट टॉपिक जो इस बुक में आपका दिया है, हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला आपको याद रखना है कमल रणदीवे। ये जो है प्रसिद्ध भारतीय जैव चिकित्सा है। ठीक है, जैव चिकित्सा जो बायो से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है। कैंसर के कारण, कैंसर कैसे होता है, उसको कैसे रोकथाम करेंगे, उस पे इन्होंने बहुत सारा शोध किया। ठीक है, और स्वस्थ जीवन शैली कैसे हो उसके बारे में इन्होंने बताया। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है महाराज किशन भान। ये प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। ठीक है, रोटा वायरस, वह रोटा वायरस याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो टीका है ना, रोटा वायरस टीका, ये डायरिया में दिया जाता है। डायरिया भी बहुत खतरनाक होता है ना, डायरिया में मुंह पेट चलने लगता है, बच्चा बहुत जल्दी कमजोर हो जाता है, या बड़ा आदमी को भी अगर डायरिया होता है बहुत जल्दी कमजोर हो जाता है और मृत्यु तक इसमें हो जाता है। इन्होंने रोटा वायरस टीके के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया महाराज किशन भान ने। उसके बाद टीका उत्पादन में भारत का बहुत बड़ा भूमिका। आपको याद होगा कोविड के समय सब लोग लगा था, सब देश अपने अपने में लगा था कोविड का टीका बनाने में भी, और हम लोग भी कोविड का टीका बनाने में लगे थे, और कोविड का टीका बना। वो टीका तो हम लोगों का जो देश है उसमें तो हम लोग इस्तेमाल करवे किए। उसके बाद कई देशों को हम लोग भेजे, जो छोटा छोटा देश था ना, जो अपना नहीं बना सकता था, उसको हम लोग क्या किए, मदद किए। तो याद रखिएगा, बहुत गौरव की बात है, भारत विश्व के प्रमुख टीका उत्पादक देशों में से एक है। अनेक देशों को टीका की आपूर्ति करता है। कोविड-19 महामारी में महत्वपूर्ण योगदान हम लोगों का रहा। हम लोग अपना तो टीका अपना यूज किए और टीका को बना के दूसरे देश को भी मदद किए। ठीक है, उस समय, क्योंकि वो जो समय था बहुत ही खतरनाक था, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे और ये बीमारी जो था पूरा दहशत फैल गया था पूरे देश में। तो रोटा वायरस टीका के बारे में याद रखिएगा, बच्चा सबको दिया जाता है। अच्छा, टीका जो है ज्यादातर टीका जो है गांठ के दिया जाता है, सुई। लेकिन ये जो टीका याद रखिएगा, ये गांठ के बच्चे को नहीं दिया जाता, ड्रॉप के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब पूरा स्वास्थ्य के बारे में हम लोग पढ़ लिए। स्वस्थ रहना है तो आपको बताइए दिए हैं। खाना जो है संतुलित खाना खाइए, साग सब्जी सब रहे, दाल चावल सब रहे, थोड़ा थोड़ा रोटी को चावल को रखिए, खाली एक छिपा चावल एक छिपा रोटी मत खाइए। उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, प्रदूषण से बचिए, कि जो है शराब वराब दारू वारू सिगरेट उगरेट ये तो लेना ही नहीं, ये लिए तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम लोग कर लिए कंप्लीट। आशा करते हैं सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे, और आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाएं। अगर कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दिल से लाइक कीजिए और चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको पूरा न्यू एनसीईआरटी इतना ना इधर उधर बना दिया, दिमाग खराब हो जा रहा है, लेकिन दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, दिमाग खराब नहीं होगा क्योंकि हम आपको आसान भाषा में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।